नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल में स्टडी कॉन्सेप्ट में। आज मैं लेके आया हूं आपके सामने एनसीईआरटी की ज्योग्राफी, जिसको कि हम शुरू करने जा रहे हैं। ये मेरी पहली क्लास है जिसमें कि मैं आपके साथ में रखूंगा एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की मैराथन क्लासेस के साथ में मैं शुरू करने जा रहा हूँ। वो पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक बेसिक कॉन्सेप्ट से हम इस एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसमें कि आप शुरुआत से ज्योग्राफी को समझेंगे और मैं इसमें पूरी कोशिश करूंगा कि आपको वो पूरे पॉइंट समझ में आए जो कि आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैराथन क्लासेस है जिसमें कि क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की एनसीईआरटी की ज्योग्राफी में इसमें कवर करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये पहली क्लास क्लास को अंत तक देखिएगा। शुरुआत है इसमें अपन बेसिक पॉइंट से शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम इंट्रोडक्शन कीजिएगा, सामान्य परिचय ज्योग्राफी का हम यहाँ पर रखेंगे और इसमें हम वो पूरे के पूरे पॉइंट देखेंगे। इस शुरुआत से ज्योग्राफी की शुरुआत, मतलब ज्योग्राफी है क्या एक्चुअली, और यहाँ पर जो एक ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड के साथ में जो सौर मंडल है वो क्या है, वहां से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बेसिक समझे यहाँ पर, तो पृथ्वी जिस पर कि हम रहते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, एक सौर मंडल का एक भाग है। जो सौर मंडल है उसका एक भाग है, सोलर सिस्टम जिसको कहा जाता है। सोलर सिस्टम का ये एक भाग है और ये सौर मंडल जो है ये भी किसी ना किसी का हिस्सा होगा। तो सौर मंडल किसका हिस्सा है? सौर मंडल आकाश गंगा का एक भाग है। आकाश गंगा यानी कि गैलेक्सी, गैलेक्सी के अंदर आता है। और गैलेक्सी क्या है, गैलेक्सी की बात की है या फिर आकाश गंगाओं की बात की है, तो पूरे के पूरे ब्रह्मांड में, जिसको कि यूनिवर्स कहा जाता है, यूनिवर्स में लाखों आकाश गंगाएं फैली हुई हैं। लाखों आकाश गंगाएं। तो मैंने क्या बताया आपको, पृथ्वी जिस पर कि हम रहते हैं सौर मंडल का एक भाग, और सौर मंडल जो कि आकाश गंगा का एक भाग है। तथा यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर लाखों आकाश गंगाओं के जो समूह है, कुछ समूहों को मिलाकर क्या बना है, ब्रह्मांड बना है, जिसको कि हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि हम बेसिकली इसको अगर समझा जाए तो सूक्ष्म अणुओं से लेकर छोटे छोटे अणु, ठीक है ना, इसको कि मॉलिक्यूल कहा जाता है, छोटे छोटे अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक के लिए सम्मिलित रूप से जो एक सब्जेक्ट की बात होती है, जो कि विशाल सम्मिलित रूप से है, उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि छोटे छोटे अणु से लेके विशाल काय आकाश गंगाओं तक सम्मिलित रूप को, यानी कि पूरे के पूरे इन सबको मिला दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। ठीक है, तो ये आपको बेसिक पॉइंट यहाँ पर समझ में आ गया होगा। मैंने क्या समझाया, पृथ्वी जिसपे कि हम रहते हैं, सौर मंडल का एक ये भाग है, ठीक है। और सौर मंडल क्या है, ये भी गैलेक्सी का एक भाग है। सोलर सिस्टम गैलेक्सी का एक छोटा सा हिस्सा है, तथा बहुत सारी गैलेक्सी मिलकर ये एक ब्रह्मांड कहलाता है। यानी कि छोटे छोटे अणुओं से लेकर विशालकाय आकाश गंगाओं तक इन सभी को मिला मिलाया रूप जो होता है वो ब्रह्मांड कहलाता है। क्लियर हो गया ये? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए सौर मंडल की, तो सौर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का, जिस सौर मंडल, जिस सोलर सिस्टम में हम निवास कर रहे हैं, जिस सोलर सिस्टम का हिस्सा है हम, और उस सोलर सिस्टम में अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी जिस पर हम निवास कर रहे हैं, हम मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पर सोलर सिस्टम जो होता है, सोलर मंडल कहा जाता है, तो सोलर मंडल संपूर्ण ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। और इसकी जो रचना हुई थी, इसका जो डिजाइन, इसको जो डिजाइन हुआ था, ये इसकी जो रचना की थी, इसका जो क्रिएशन हुआ था, ये न्याहारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुई थी। न्याहारिका नाम का एक गैसीय पिंड था, ठीक है। तो इसको हम ऐसे यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो समझते हैं। तो यहाँ पर अगर बात की जाए, तो अगर हम बात करें सोलर मंडल की, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर अपन सॉरी सौर मंडल, सोलर मंडल बोल रहा हूं मैं। सौर मंडल की बात करें तो इसी के बारे में अगर हम देख लें, तो सौर मंडल का की जो रचना हुई थी, अगर हम वो बात करें, तो सौर मंडल सबसे पहले तो ये ब्रह्मांड का हिस्सा है, ठीक है ना। ये किसका हिस्सा है? ये ब्रह्मांड का एक हिस्सा है, यानी कि ब्रह्मांड का ही स्वरूप है। ये ब्रह्मांड के अंतर्गत ही आ रहा है, ये आ रहा है।
ब्रह्मांड के अंतर्गत आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात की जाए इस सौर मंडल की, तो सौर मंडल की अगर रचना की बात की जाए, सौर मंडल कैसे बना इसके बारे में बात की जाए, तो सौर मंडल की का जो निर्माण हुआ वो न्यारिका नामक एक विशाल गैसीय पिंड से हुआ। इसका अगर निर्माण की बात की जाए, इसके निर्माण की बात की जाए, तो इसका जो निर्माण हुआ ये निहारिका निहारिका नाम का एक गैसीय पिंड था। क्या था ये? गैसीय पिंड, गैसीय पिंड। गैसीय पिंड से इसकी क्या हुई? इसकी रचना हुई, इसको ये क्रिएट हुआ। सोलर मंडल का लगभग 99% से भी अधिक जो द्रव्यमान है वो क्या है? सूर्य से बना हुआ है, सूर्य में ही निहित है, यानी कि सूर्य से ही उसका मास कनेक्टिविटी है। जबकि सारे के सारे जो अन्य ग्रह हैं, ठीक है ना, वो शेष द्रव्यमान से बने हैं। यानी कि अगर हम बात करें सौर मंडल का लगभग 99 जो परसेंट है वो पूरा का पूरा सौर में, यानी कि सूर्य में, यहां पर समझते हैं। ये रहा सूर्य। अगर हम सूर्य की बात करें तो ये सोलर सिस्टम ही, हाँ बिल्कुल ठीक है। अगर हम सूर्य की बात करें यहां पर, तो ये रहा सूर्य। इसको हम दूसरे कलर में ले लेते हैं, येलो कलर कर देते हैं। ये क्या है? ये पूरा का पूरा क्या है? अगर हम इसकी बात करें तो ये है सूर्य। हो गया ये सूर्य। तो सूर्य का जो द्रव्यमान है, सूर्य का जो मास है, वो टोटल यहाँ पर 99% है। ये 99% जो मास है वो सूर्य में ही निहित है। बाकी का जो रेस्ट ऑफ द 1% है, जो आपका 1% का जो हिस्सा बचा हुआ है, वो 1% का हिस्सा बाकी के जो प्लैनेट आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, जिसमें कि मरकरी है, मरकरी के बाद में वीनस है, अर्थ है, सैटर्न है, जुपिटर है, मार्स है, ये सारे के सारे इनका जो मास है वो रेस्ट ऑफ द 1% में आता है। यानी कि इसकी जो ग्रेविटी है, इसकी अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो ग्रेविटी यहीं पर मिलती है। तो ये जो इमेज है ये एक्चुअल इमेज नहीं है, एक्चुअल इमेज हमें यहाँ पर मिलेगी। ये जो इमेज मिल रही है, ये इमेज बहुत पुरानी है, ये 16th सेंचुरी की है। ये 16th सेंचुरी में ये डिजाइन की गई थी, ये उसकी इमेज आ रही है। वैसे एक्चुअल में इमेज ये है, ठीक है ना। ये अपना सूर्य हो गया, सूर्य के बाद में ये मरकरी हो गया, वीनस, अर्थ, अर्थ के बाद में मार्स, जुपिटर, सैटर्न, फिर उसके बाद में आउटर ऑफ द प्लैनेट जो उसमें आते हैं, जिसमें कि प्लूटो भी आता है, ठीक है, और अन्य ग्रह भी आते हैं। तो इस प्रकार से अगर बात की जाए यहाँ पर, तो ये पूरा का पूरा प्लैनेट जो है कि रियल प्लैनेट, रियल सोलर सिस्टम कहलाता है। अगर हम बात करें शुरुआत की, जिसमें कि ज्योग्राफी की रचना की शुरुआत हुई, वो शुरुआत हुई थी यहाँ से। तो हम इसको यहाँ से अपन साफ करके इसको समझेंगे। 16वीं शताब्दी में जो पहला मानचित्र निकल के आता है, वहां के जो उस समय के जो रिसर्चर थे, उस समय की जो जिन्होंने अपनी एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी को यहाँ पर हम अगर बात करें तो वो थ्योरी है 16वीं शताब्दी के आसपास की। 16वीं शताब्दी के आसपास में केपलर ने ग्रही गतिविधियों की नियम की खोज की थी, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, इससे सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना था 16वीं शताब्दी के आसपास। यहाँ पर ये 16वीं शताब्दी के आसपास में सूर्य को ग्रही कक्षा का केंद्र माना था यहाँ पर, ठीक है ना। और उसके बाद में अगर बात की जाए यहाँ पर हम देखा जाए तो अगली इमेज में आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर अगली इमेज में यहाँ पर ये क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर हर्शल ने, कीजिएगा, किसने? हर्शल ने। हर्शल ने 1805 में यह बताया कि सूर्य, यहाँ पे पृथ्वी, सूर्य व अन्य ग्रह आकाश गंगा का एकमात्र अंश है। यहाँ पर हर्शल ने 1805 में ये क्लियर कर दिया था कि 1805 ईस्वी में ये क्लियर कर दिया था कि पृथ्वी, सूर्य व अन्य ग्रह जो हैं, ये आकाश गंगा का एकमात्र यहाँ पर अंश के रूप में जाना गया है। फिर उसके बाद में 1920 के आसपास में एडविन हब्बल ने यह प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का जो विस्तार है
वो अभी भी जारी है, यानी कि ब्रह्मांड जो कि न्यारिका नामक एक उससे डेवलप हुआ और उससे पूरे ब्रह्मांड धीमे धीमे करके एक विस्फोट, एक तारा विस्फोट, एक छोटी सी विस्फोट से फैलता गया। उसी को यहाँ पर 1920 में 1920 में यहाँ पर किसने किसने इसकी थ्योरी दी थी? एडविन हब्बल ने। एडविन हब्बल ने इसका प्रमाण दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार ब्रह्मांड अभी भी एक्सपेंड हो रहा है। मतलब जो न्यारिकाएं हैं, जो दूसरे ग्रह हैं, वो अपने आप से एक दूर चलते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मांड का धीमे धीमे करके एक्सपेंशन जारी है, जिसका कि उन्होंने आकाश गंगाओं के बीच में बढ़ रही दूरी के आधार पर, यानी कि जो आकाश गंगाएं पहले पास पास थी, लेकिन डे बाय डे यहाँ पर समय रहते हुए वो आकाश गंगाएं अपने से दूरी बनाती जा रही हैं और अपने आप से एक दूसरों के बीच की जो दूरी है, एक और दूसरी गैलेक्सी के बीच की जो दूरी है, वो दूरी धीमे धीमे करके बढ़ती जा रही है। तो ये आपको बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी की बात होती है, यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति। यहाँ पर अगर हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात कर ले तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हम यहाँ पर अब समझने की कोशिश करेंगे। तो ये आपको इमेज समझ में आ रही होगी, बिग बैंग थ्योरी। अगर आपने कहीं पे ये टर्म सुनी है तो आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए, इसके बाद में हम इसको आगे बढ़ते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति का जो विषय है वो कई सिद्धांतों पर प्रचलित, जिसमें कि बिग बैंग का सिद्धांत सर्वाधिक पॉपुलर है और जो कि मान्य भी है। जो बिग बैंग थ्योरी है ये सबसे ज्यादा पॉपुलर है और इसी को सभी मानते भी हैं, क्योंकि इसे विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना भी कहा जाता है। यही जो है इसको ही विस्तारित ब्रह्मांड की, यानी कि छोटे से पिंड से जो विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद में यहाँ पर जो एक्सपेंशन हुआ वहां पर, उसी को बिग बैंग थ्योरी के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम बात की जाए तो इस सिद्धांत की उत्पत्ति कैसे हुई, ये सिद्धांत कैसे प्रतिपादित हुआ, इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं। ये जो सिद्धांत है इसका प्रतिपादन किसने किया था? जॉन लैम्पटेयर ने कहा था, ने किया था। किसने किया था? जॉर्ज लैम्पटेयर। जॉर्ज लैम्पटेयर, नोट कर लीजिएगा। जॉर्ज लैम्पटेयर ने इसका प्रतिपादन किया। बाद में रॉबर्ट वैगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की क्या व्याख्या, इसको क्या किया, इसको एलोबरेट किया और इसके बारे में व्याख्या प्रस्तुत की। तो अगर हम बात करें यहाँ पर विस्तारित ब्रह्मांड की परिकल्पना की, तो उसकी जो पुष्टि होती है वो डफलर इफेक्ट से होती है। किससे? डफलर इफेक्ट से की जा चुकी है, यानी कि इसमें बिग बैंग की जो थ्योरी है उसकी जो पुष्टि है वो डफलर इफेक्ट से भी की जा चुकी है। ठीक है ना, डफलर इफेक्ट, डफलर इफेक्ट से भी इसकी जो पुष्टि है वो की जा सकती है। अगर हम इस सिद्धांत के बारे में आगे जानकारी लें तो इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 13.7 पौने 14 अरब वर्ष पूर्व एक भारी पदार्थ निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड, देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है, एक भारी, ये जो है सूक्ष्म पिंड है, तो मैं यहाँ पर बड़ा दिखा रहा हूं आपको, मगर एक छोटा सा ये पिंड है। और ये जो पिंड है, ये छोटा सा पिंड जो कि लगभग पौने 14, यानी कि अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो ये 13.7 अरब वर्ष, 13.7 अरब वर्ष पहले एक भारी पदार्थ से निर्मित एक गोलाकार सूक्ष्म पिंड था। एक छोटा सा पिंड था जिसका कि आयतन यानी कि जिसका कि एक मास बोल दिया जाए, इसका मास जो है वो बहुत ही ज्यादा छोटा सा था, बारीक से था, जो कि ताप और घनत्व जिसका बहुत अनंत था। तो जो ताप था, इसका टेम्परेचर और इसका जो डेंसिटी थी वो बहुत ही ज्यादा अनंत थी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए बिग बैंग प्रक्रिया की, जो बिग बैंग की प्रोसेस हुई, इसके अंदर में एक महाविस्फोट हुआ। क्या हुआ? इसके अंदर में एक महाविस्फोट हुआ। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण यहाँ पर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। दिख रहा होगा यहाँ पे, जैसे विस्फोट हुआ यहाँ से, तो यहाँ कुछ छोटे छोटे यहाँ पर जो
आकार के अलग अलग तरह की गैलेक्सी यहाँ पे दिखाई दे रही है आपको, ये गैलेक्सी दिखाई दे रही है। गैलेक्सी के अलावा और भी छोटे छोटे यहाँ पर जो स्टार्स दिखाई दे रहे हैं, वो सब की जो उत्पत्ति हुई थी वो एक बिग बैंग प्रोसेस थी, बिग बैंग की थ्योरी थी, जो कि एक उस छोटे से अत्यंत सूक्ष्म पिंड में, जो कि एकदम छोटा था लेकिन उसका जो घनत्व था वो अनंत था यहाँ पे, लेकिन वो टेम्परेचर उसका इतना ज्यादा बढ़ गया, उसका तापमान इतना ज्यादा बढ़ गया कि बिग बैंग प्रोसेस में आया और वहां पर एक महाविस्फोट के कारण यहाँ पर ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, ब्रह्मांड यहाँ पर क्रिएट होता है। तो ये उत्पत्ति आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। ये जो विस्फोट हुआ, इस विस्फोट के फलस्वरूप अनेक पिंड अंतरिक्ष में बिखर गए। जैसे ये विस्फोट होता है, यहाँ से अनेक छोटे छोटे ये जो आपको पिंड दिख रहे हैं यहाँ पर, ये पिंड यहाँ पर ब्रह्मांड में बिखर गए, अलग अलग जगह पर फैल गए। जैसे कि हम कहीं पर भी एक धमाका करते हैं तो धमाके के साथ में जो कण दूर दूर तक फैलते हैं, तो उसी तरीके से विस्फोट से जो प्रक्रिया हुई, इससे छोटे छोटे जो यहाँ पर जो क्या कहते हैं, अनेक पिंड उसी में से निकले और वो बिखर गए, जो आज भी गतिशील अवस्था में, यानी कि आज भी इनका जो मूवमेंट है ना, इसी पिंड से अपोजिट दिशा में फैलता चला जा रहा है, आगे की तरफ में यहाँ पर ये बढ़ता चला जा रहा है, मूवमेंट आगे की तरफ में बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज भी गतिशील अवस्था में मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि अपने से दूर जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, गैलेक्सी अपने से धीमे धीमे करके दूर हो रही है, क्योंकि ये एक बिग बैंग थ्योरी के प्रोसेस में आ रही है। बिग बैंग जो हुई थी उसमें जो विस्फोट के बाद में वहां पर जो बिखर गए थे अलग अलग छोटे छोटे पिंड, वो एक दूसरे से दूरी बनाते जा रहे हैं, क्योंकि आगे अवस्था में बढ़ते चले जा रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर ये प्रोसेस चल रही है, यहाँ पर गतिशील अवस्था में है। और इसी के साथ ही यहाँ पर समय, स्थान व वस्तुओं की जो शुरुआत होती है वो यहीं से होती है। ठीक है ना? किसकी? समय की, स्थान की और वहां पे उपस्थित वस्तुओं की यहाँ पर शुरुआत इसी से हुई। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पर, आगे चलते हैं, तो आगे चले यहाँ पे, तो कुछ अरबों साल, यानी कि ये तो हो गया 13 अरब साल, अपन कुछ अरब साल तक आते हैं। यहाँ पे कुछ अरब साल बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन और हीलियम के बादल, हाइड्रोजन किसके? हाइड्रोजन और हीलियम, इनकी क्या हुए? इनके बादल क्रिएट हुए अरबों साल बाद। इनके क्या हो गए? इनके बादल क्रिएट हुए, और ये जो बादल थे, ये बादल संकुचित होकर तारों एवं आकाश गंगाओं का निर्माण करने लगे। यही बादल जो थे, ये तारे, तारों का और आकाश गंगा का निर्माण करने लगे। क्लियर हो गया? यहाँ पर अरबों साल पहले की बात है। अरबों साल जब जब ये तो बिग बैंग थ्योरी हुई, बिग बैंग थ्योरी के बाद में जब यहाँ पर समय बीत गया, तो धीमे धीमे करके हाइड्रोजन और हीलियम के बादल एक साथ में मिले, मिलने के बाद में यहाँ पर तारों का निर्माण हुआ, तारों और आकाश गंगाओं का निर्माण एक करने लग गया। तो विभिन्न अलग अलग तरीके से अलग अलग बहुत सारे तारे भी निर्मित हुए यहाँ पर, और बहुत सारी गैलेक्सीज भी का भी यहाँ पे निर्माण हुआ था। तो बिग बैंग की जो घटना है, ठीक है ना, इसके पश्चात में आज लगभग 4.5 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि आज से जब बिग बैंग थ्योरी हुई, तो आज से अगर हम 4.5 अरब साल अरब वर्ष पूर्व जाए, कितने? 4.5 अरब वर्ष इससे पहले जाए, तो इससे पहले सौर, जो आज के समय में हम सोलर प्लैनेट में रह रहे हैं, सोलर सिस्टम में रह रहे हैं, सौर मंडल का निर्माण हुआ, सौर मंडल का विकास हुआ। ठीक है, सौर मंडल का विकास हुआ। सौर मंडल का विकास यहाँ लिख रहा हूं मैं, और
मंडल का विकास हुआ था, ये कितने साल पहले हुआ था? लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले। सौरमंडल अस्तित्व में आया। ये समझ सकते हैं सौरमंडल का जो अस्तित्व की परिकल्पना कर सकते हैं वो लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले हुई। ठीक है ना, जिससे कि ग्रह और उपग्रह का निर्माण हुआ। जैसे ही ये बना तो इससे क्या ना, ग्रहों का निर्माण हुआ और ग्रहों के साथ में उनके उपग्रह, जो ग्रह थे ग्रहों के उपग्रहों का भी निर्माण यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो सौरमंडल 4.5 अरब वर्ष पहले, उसके बाद में वहां पर उनके ग्रह बने और उपग्रह का भी निर्माण हुआ। ठीक है, तो ये थी सिंपल सी थ्योरी जो कि एक बिग बैंग थ्योरी के बीच में आती है। ठीक है, तो बिग बैंग थ्योरी मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। तो ये थी छोटी सी क्लास जो कि मैंने शुरुआत में आपको एनसीईआरटी की यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। ये पहली क्लास थी जो कि ज्यादा बड़ी नहीं ली मैंने, इसमें कि मैंने आपको बिग बैंग थ्योरी कैसे हुई और किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई वो मैंने आपको यहाँ पर इस छोटी सी इमेज के जरिए बताई। किस तरीके से एक छोटा सा जो पिंड था, सूक्ष्म पिंड, उसमें महाविस्फोट हुआ और महाविस्फोट के कारण ये बिग बैंग थ्योरी आई और उसके बाद में उसमें से जो छोटे छोटे पिंड थे वो पिंड उसमें से बाहर बिखरने लगे और बिखरने के बाद में वहां पे हाइड्रोजन और हीलियम जब एक दूसरे के साथ में मिल गए, मिलने के बाद में यहाँ पर जो छोटे छोटे तारे हैं, तारे और आकाश गंगाओं का निर्माण यहाँ पर होने लगा। उसके बाद में आज से 4.5 अरब वर्ष पहले यहाँ पर सोलर सिस्टम का निर्माण होना चालू होता है और सोलर सिस्टम का निर्माण चालू हुआ, फिर उसके बाद में उसमें ग्रह और उपग्रह का भी निर्माण चालू हो गया था। यहां तक मैंने आपको इस क्लास में कंप्लीट कर दिया है। अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे जिसमें कि आकाशगंगा और न्यारिकाओं के बारे में भी समझेंगे और साथ ही साथ में तारों का जन्म कैसे हुआ और उसका विकास कैसे हुआ ये हम समझेंगे। उसके बाद में आगे बढ़ते हुए हम समझेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो ब्लैक होल है, ब्लैक होल किस तरीके से यहाँ पर उसका निर्माण होता है। उसके बाद में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि साइंटिस्टों ने डेवलप किए और कैसे उसका निर्माण हुआ वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो इस क्लास को मैं यहीं पे फाइंड अप करता हूँ। होपफुली आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगली क्लास आपको और अच्छे से क्लियर होगी। धीमे धीमे करके जैसे हम एनसीईआरटी की बेसिक्स से हम आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ज्योग्राफी जो कि ABCD से समझना है वो हम यहाँ पर जारी रखेंगे और इसको XYZ तक लेकर जाएंगे, यानी क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की जो एनसीईआरटी है वो मैं यहाँ पर कवर करने वाला हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के साथ में। अगर आप मेरे साथ में वो सभी सब्जेक्ट जिसमें कि इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड ज्योग्राफी भी मैं यहाँ पर कंप्लीट करूंगा और साथ में इंडियन पॉलिटी और साथ ही साथ करंट अफेयर्स भी मैं आपको साथ ही साथ ला रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।